नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज r, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन y एंड x विल बी। यदि x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक r है, तब y तथा x के मध्य सहसंबंध गुणांक होगा। तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है, गिवन है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, और पूछा है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन y, x। तो यानी हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछी है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का पालन करता है नहीं करता है, या फिर कुछ और रूल का पालन करता है। तो हमें पता है कि इसके बराबर होता है कोवेरियंस बिटवीन x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन y, x अपॉन सिग्मा y इंटू सिग्मा x। तो कोवेरियंस बिटवीन y, x है, वो कोवेरियंस बिटवीन x, y की इक्वल होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो वैसे इसको मैंने लिखा सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो हमने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट x, y इक्वल्स टू कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन y, x, यानी दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर इसका मान r है तो दोबारा भी क्या रहेगा, r ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेरिएंसेस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 9 एंड 16 एंड देयर कोवेरिएंसेस इज 8, देन देयर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। यदि दो चरों x और y के प्रसरण क्रमशः 9 और 16 हैं तथा सहप्रसरण 8 है, तब इनका सहसंबंध गुणांक है। तो हमें दे रखा है एक तो वेरिएंस ऑफ x, दूसरा दे रखा है वेरिएंस ऑफ y, और तीसरा दे रखा है कोवेरिएंस बिटवीन x, y। तो वेरिएंस ऑफ x दे रखा है हमें 9, वेरिएंस ऑफ y दे रखा है 16, और कोवेरिएंस बिटवीन x, y दे रखा है हमें 8। और पूछा है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, यानी r या r x, y, इसकी वैल्यू में पूछी है। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरिएंस बिटवीन x, y और वेरिएंस ऑफ x का रूट और इनटू में वेरिएंस ऑफ y का रूट। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूं तो मुझे मिलेगा 8 अपॉन रूट 9 इंटू रूट 16, 8 अपॉन 3 इंटू 4, और अगर इसको 4 को कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2, तो 2/3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2/3, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 8.25, वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 33.96 तथा कोवेरिएंस बिटवीन x, y इक्वल्स टू 10.2, तो सहसंबंध गुणांक होगा। इफ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 8.25, वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 33.96 एंड कोवेरिएंस बिटवीन x, y इक्वल्स टू 10.2, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 2 ऑप्शन है वो प्लस में है और 2 ऑप्शन किस में है, माइनस में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले तो अगर हम फॉर्मूला लिखें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट r या r x, y, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो होता है कोवेरिएंस बिटवीन x, y अपॉन वेरिएंस दे रखा है तो रूट वेरिएंस ऑफ x इनटू रूट के अंदर वेरिएंस ऑफ y। अगर इनकी वैल्यू पुट कर दें तो मुझे मिलेगा 10.2 अपॉन रूट के अंदर 8.25 इंटू रूट के अंदर 33.96। अब इस वैल्यू को मुझे सोल्व करना है, तो एक तरीका तो सीधा सा पता चल रहा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ फॉर्मूले में सिंपल सी वैल्यू रखने पर डिस्कार्ड हो रहे हैं। अब बाकी 2 की बात करें तो अगर आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले मैं थोड़ी सी इक्वल सी वैल्यू लेकर सोल्व कर रहा हूँ, और उससे आपको लग रहा है कि नहीं सोल्व हो रहा, तो फिर एग्जैक्ट लेके और देखेंगे कि उससे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 8.25 को लगभग 9 मान लूँ तो इसकी वैल्यू जाएगी 10.2 अपॉन रूट के अंदर 9, और इसको मैं 36 मान लूँ, ये 34 के करीब है,
इसको मैं 36 मान लूँ तो √36। अब हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करें यानी अंश को अगर मान बढ़ाएं तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इंक्रीज करें, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करता तो राइट हैंड साइड बड़ी होती, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी। यानी हमारा जो आंसर आएगा इस आंसर से कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसको अगर और सोल्व करें तो मुझे वैल्यू मिलेगी r ग्रेटर देन 10.2/3 × 6, और अगर मैं 3 को इससे कैंसिल करूं तो 3 3 = 9.4, 3.4/6, अगर 2 से और कैंसिल कर दें तो 1.7/3, और अगर 3 से डिवाइड करें तो मुझे मिलेगा लगभग 0.35 = 15, और 2 0 और लें तो 0.56 के लगभग वैल्यू मिलेगी। और हमने कुछ ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं की, तो इससे थोड़ा सा बड़ा मान देखें तो ये मान है 0.89 और ये मान है 0.61, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देखनी है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो इस प्रकार अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू न लेकर थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ना ज़्यादा चेंज न करना चाहें, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हो सकता है कि इतना चेंज हो गया हो कि ये आंसर होता, तो फिर क्या करेंगे, तो आपको एक वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो दोनों की जगह और एक को एग्जैक्ट रख सकते हो, तो उससे भी आंसर आने की जल्दी संभावना है। और आप चाहो तो दोनों भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन तब आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सुपर होनी चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं इसी वैल्यू को, इसको अगर मैं 9 मान लेता और इसको 33.96 ही मानता, तो अगर ये 33.96 होता तो अब ये वैल्यू बढ़ती, लेकिन पहले की तुलना में कम बढ़ेगी। यानी इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, इनका अंतर वो और भी कम है, ये लगभग बराबर कह सकते हैं कि आर की वैल्यू इसके लगभग बराबर होगी। तो अगर इसको मैं ग्रेटर देन का निशान न लेके मैं कहूँ कि लगभग बराबर होगी, यानी जितना हमने पहले डिफरेंस देखा था उससे भी कम डिफरेंस मिलेगा। तो ये हमारा होमवर्क है, और होमवर्क करके जाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ हमें उस चीज़ को टाइम नहीं लगता, वो चीज़ हमने घर पे की है तो हम तुरंत उस आंसर के पास पहुँच जाते हैं। तो अगर इसको और सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा r की जो वैल्यू है वो लगभग इक्वल मिलेगी 10.2/3, और अगर 33.96 की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 36 होता मुझे वैल्यू मिलती 6, और अगर 36 नहीं है 33.96 है तो इसका मतलब 6 से थोड़ी वैल्यू छोटी मिलेगी। तो अगर आपने ये देखा हो कि जैसे 55 है, अगर 55 का स्क्वायर करें तो अगर आपको स्क्वायर अगर अच्छे से आते हैं तो 55 का स्क्वायर में यहाँ पे 25 आएगा, इसको एक बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3025 मिलेगा। तो इसका मतलब 5.5 का स्क्वायर मिलेगा, वो मिलेगा 30.25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा 36। तो इसका मतलब जो आंसर है वो मिलेगा 5.5 से बड़ा और 6 से छोटा। यानी अगर मैं इसका रूट लेता हूँ, ये स्क्वायर हटा दूँ, इसका रूट लगा दूँ, और ये स्क्वायर हटा दूँ, इसका रूट लगा दूँ, तो 36 का रूट होता है 6 और इसका रूट होता है 5.5, लेकिन 30.25 से ये वैल्यू बड़ी है और 36 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा इससे वो 5.5 से बड़ा होगा और 5.6 से छोटा होगा। तो हम 5.7 ले सकते हैं, 5.8 ले सकते हैं, आपकी इच्छा से कोई मान ले लिया। तो मैंने ले लिया इसका मान लगभग 5.8। आप 5.7 भी ले सकते हो, उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने 3 से कैंसिल किया तो इसका मान लगभग रहेगा 3 से कैंसिल तो 3.4/5.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17/29, और अगर अब मैं डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.29 से अगर हम देखें तो यहाँ पे 170। तो अपन अगर 29 की टेबल आपको याद नहीं है तो आप 30 की टेबल से आइडिया लगा सकते हो कि 33 × 90 और 36 × 180। तो 6 × 180 आता है, तो 6 तक न जाके 0.5 आएगा। तो लगभग आइडिया लगा लिया हमने कि इसको लगभग 0.5 के करीब करेंगे। वैसे 29 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली याद कर सकते हो कि कितना होता है। तो वो होता है 145, तो 145 से ज़्यादा आ रहा है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कम आ रहा है। तो 0.5
और कुछ और आएगा इसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू कितनी आएगी उसमें हम इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू मान लीजिए 8 9 कुछ भी आती है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा ये मान लीजिए हमें R मिल रहा है, तो वो वैल्यू होगी 0.61। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा इक्वल वैल्यू लेके आंसर के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये चीज़ एग्जाम में अगर अपन डायरेक्ट करेंगे, घर पे होमवर्क किया नहीं होगा, तो फिर है ना नुकसानदायक हो सकती है, या फिर हमारा दिमाग सोचेगा कि ये आंसर मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो पहले होमवर्क करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.6, यानी x और y के मध्य जो सहसंबंध गुणांक है उसका मान है 0.6 एंड कोवेरियंस इज 16, यानी जो सह प्रसरण है x और y के बीच में उसकी वैल्यू दे रखी है 16। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 4, तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा x है, यानी जो मानक विचलन है वेरिएबल x के लिए, उसकी वैल्यू है 4। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज, तो हमें वैल्यू पूछी है सिग्मा y की, यानी जो वेरिएबल y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का मान पूछा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि Rx, y इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। यहाँ पे अगर मैं Rx, y की वैल्यू लिखूँ तो होगी 0.6, और 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 6/10। यहाँ पे मैंने लिखा कोवेरियंस की वैल्यू 16/4 इंटू सिग्मा y। तो सबकी वैल्यू पुट कर दी। अगर सोल्व करें तो यहाँ पे 4 से कैंसिल करें तो यहाँ पे 4, तो मुझे सिग्मा y मैं इधर ला रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा सिग्मा y इक्वल्स टू 4 इंटू 10/6। तो अगर इसे और सोल्व करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगी 2 इंटू 10 यानी 20/3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 20/3। एंड ये 2018 का क्वेश्चन है, यदि x और y के बीच सह प्रसरण 30 है, x का प्रसरण 25 है और y का प्रसरण 144 है, तो सहसंबंध गुणांक क्या है? इफ द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 30, वेरियंस ऑफ x इज 25 एंड वेरियंस ऑफ y इज 144, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट? तो हमें आंसर बताना है कि इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कोवेरियंस बिटवीन x, y इक्वल्स टू 30, साथ में वेरियंस ऑफ x है उसकी वैल्यू दे रखी है 25, और वेरियंस ऑफ y इसकी वैल्यू दे रखी है 144, और पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी r लिख सकते हैं सिंपली, या r इज फंक्शन ऑफ x, y, या ये कहें कि r है वो x और y के बीच में हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन x, y अपॉन वेरियंस ऑफ x का रूट और इनटू में वेरियंस ऑफ y का रूट। इनकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 30, इसकी वैल्यू दे रखी है 25, तो रूट 25 इंटू रूट 144, और सोल्व किया तो 30/5 इंटू 12 है। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल, 6/12 यानी 1/2, और 1/2 इसका मतलब 0.5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आंसर सेकंड। क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर द फॉलोइंग डेटा विल बी, निम्न आंकड़ों के लिए सहसंबंध गुणांक होगा। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अगर आप x की वैल्यू देखें तो आप लगातार ये बढ़ रही हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी x हमें इंक्रीजिंग रूप, यानी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। y की वैल्यू देखें तो हमें दे रखी है 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। तो y की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है और फिर बाद में इंक्रीज हो रही है, यानी एक बार पहले घट रही है फिर बाद में बढ़ रही है। और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1, -1, 0, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर इसको सोल्व करने से पहले हम आंसर पे अगर जाएं सीधा ही, तो पहला ऑप्शन है 1, और अगर r की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होना चाहिए। और पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कब होता है? जब x की वैल्यू इंक्रीज करे तो साथ में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है लेकिन y की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, y की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है बाद में इंक्रीज हो रही है।
तो इसका मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, और अगर ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है तो आर की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो आर की वैल्यू -1, -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इसका मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो y की वैल्यू कुछ देर तक तो डिक्रीज हो रही है लेकिन बाद में इंक्रीज हो जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि y कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और y कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब r की वैल्यू -1 भी पॉसिबल नहीं है। तो r की वैल्यू 0 है या नहीं है, और अगर r की वैल्यू 0 है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। तो r की वैल्यू 0 दो केस में हो सकती है। पहला केस है कि x और y अनकोरिलेटेड हो, यानी इनके बीच में कोई भी संबंध विद्यमान नहीं हो, और दूसरा एक केस मैं और बता चुका हूं, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो x और y किस रिलेशन से रिलेटेड है, y = x², और y = x² यानी x की वैल्यू आप पुट करोगे -3 तो मुझे -3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, -2 पुट करोगे तो 4 मिल जाएगा। इस प्रकार इस रिलेशन से मुझे ये सभी वैल्यू मिल रही है। तो पहला तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लीनियर कोरिलेशन नहीं है, रेखिक सहसंबंध नहीं है। तो लीनियर कोरिलेशन नहीं है, और मैंने बताया था अगर नॉन लीनियर कोरिलेशन हो और इस रिलेशन से रिलेटेड हो तो उसकी वैल्यू, उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए बता सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फोर्थ ऑप्शन पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हमें ये दिमाग में नहीं है कि ये इस प्रकार रिलेटेड है, तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी। दूसरा अगर हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पे -3 to +3 वैल्यू दे रखी है, तो अगर ये वैल्यू न दी हुई होती तो भी क्या इसकी वैल्यू 0 होती, और या फिर एक वैल्यू और बढ़ा देते, यहाँ पे 4 और 16 लिख देते तो भी क्या इसकी वैल्यू 0 होती। तो इसका इफेक्ट हमें और देखना है, और साथ ही साथ अगर इसे फॉर्मूले से करते तो इजी वे में कैसे करते वो भी देखेंगे। तो हमें आर की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है कोवेरियंस बिटवीन x, y अपॉन रूट वेरियंस ऑफ x इंटू रूट वेरियंस ऑफ y, या सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ये हमें फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। तो अगर r की वैल्यू 0 चेक करनी है तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, न्यूमरेटर 0 हो गया, तो कंफर्म है कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होता, 4th करेक्ट होता। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम में अगर इसको सोल्व भी करें तो इस वैल्यू को निकालने की ट्राई ना करें, सिर्फ कोवेरियंस बिटवीन x, y ज्ञात करें। अगर इसको और मैं सोल्व करके लिखूं, जो कि मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, हमारा इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। अपॉन में इसी वैल्यू को अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं और रूट के अंदर लिख दूं तो ये वैल्यू जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। और यहाँ पे और देखें तो सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो अगर ये वैल्यू मैं निकालूं और ये वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारे r की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो एक बार अगर मैं सिग्मा एक्स देखूं तो सिग्मा एक्स जोड़ेंगे तो 0, इनको ऐड किया -1 और +1 ऐड किया 0, -2 और +2 0, -3 और +3 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो कंप्लीट 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू और देखते हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मल्टीप्लाई किया -27 +27 0, -8 +8 0, -1 +1 0 0, तो ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 0 0 माइनस 0 0, और सोल्व करने पर आंसर 0। लेकिन अगर मैं क्या एक वैल्यू और यहां पे इंक्रीज कर दूं, यहां पे लिख दूंगा 4 और 16 टेबल में, तो क्या फिर भी हमारा आंसर 0 आएगा या हमारा ऑप्शन 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको और चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, सिग्मा एक्स की बात करें, तो सिग्मा एक्स में यहां तक का जो हमने एडिशन किया वो तो कितना आया है, 0 आया है। यहां कितना मिल गया मुझे, 4 मिल गया। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 4। उसके बाद में सिग्मा एक्स वाई की बात करें तो सिग्मा एक्स वाई में इनको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0, यहां तक तो 0 आ गया। यहां से मुझे मिलेगा 64, तो यहां मुझे मिलेगा 64
माइनस, अगर सिग्मा एक्स की बात करेंगे तो मुझे मिलेगा 4, सिग्मा वाई की बात और कर लें तो सिग्मा वाई की बात कर दो 9, 10, 14 और 14, 28, 28, 38, 40, 44 इंटू 44 और वैल्यू कितनी हमें, अगर ये वैल्यू देखें तो 3, 3, 6, 7, 8, एन की वैल्यू है 8। तो अगर आप इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और अगर इसको सोल्व करेंगे तो 22। ये न्यूमेरेटर हमारा 0 नहीं आ रहा और न्यूमेरेटर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट है, यानी जो r की वैल्यू वो 0 नहीं आएगी। और अगर r की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट ना होकर ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, फोर्थ करेक्ट होगा। तो ध्यान रखें, अगर x की वैल्यू -3 टू +3 है या -4 टू +4 है तब तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर -3 टू +4 है तब इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी और उस टाइम हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। हमारा क्वेश्चन है फॉर द डेटा x की वैल्यू गिवन है वो है 4, 7, 8, 3, 4, y की वैल्यू है 5, 8, 6, 3, 5। द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज, यानी हमें कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट पूरा नाम नहीं दे रखा, हमें शॉर्टकट में दे रखा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, तो हमें निकालना आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन है 63 अपॉन रूट के अंदर है 94 इंटू 66, सेकेंड ऑप्शन है 63, थर्ड ऑप्शन है 63 अपॉन रूट 94 और फोर्थ ऑप्शन है 63 अपॉन रूट 66। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख के हम उसको सोल्व ना करके हम इस ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करें ताकि हमें कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, आर एक्स वाई इक्वस टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, अपॉन में है रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, यानी अगर मैं यहाँ y को x से रिप्लेस कर दूँ और यहाँ पे भी y को x से रिप्लेस कर दूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, और लेकिन अगर मैं x को y से रिप्लेस करूँ तो मुझे ये भी मिलेगी सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो सिग्मा x ज्ञात करना है, सिग्मा y ज्ञात करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई और उसके अलावा एक एन और है। तो हमें 6 वैल्यू ज्ञात करनी है, कौन कौन सी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और एन। तो ये वैल्यू हम ज्ञात करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में वगैरह उनमें देखेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम बिना सोल्व किए करना चाह रहे हैं। तो पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो आर की वैल्यू हम जानते हैं कि जो आर की रेंज है वो है -1 to 1, लेकिन इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो ये माइनस वाला झंझट तो खत्म हो गया, सभी वैल्यू यानी आंसर है वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। ये अगर हम ऑप्शन देखें 63 तो ये 1 से बड़ी वैल्यू है, और 1 से बड़ी वैल्यू अगर कोई नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो कभी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 63 अपॉन रूट 94 की बात करें तो रूट 94 को एक बार मैंने लगभग लें तो रूट 100 यानी 10 और 10 से डिवाइड करें तो लगभग 6.3 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है यानी ग्रेटर देन 1 है ये वैल्यू भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। रूट 66 है और 66 के पास अगर मैं रूट 64 लूँ तो 64 होता है 8, और अगर मैं इसको लगभग 8 से डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन से हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, वो चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 63 है, 63 है, 63 है, 63 है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मुझे कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई है उसकी वैल्यू 63 मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज़ अगर हम और नोट करें तो यहाँ पे रूट 94 है, यहाँ पे रूट 66 है और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब एक वैल्यू मुझे है ना रूट 94 मिलेगी और एक वैल्यू रूट 66 मिलेगी। तो अगर ये वैल्यू रूट 66 है तो ये रूट 94 होगी। तो इस प्रकार अगर हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर इन ऑप्शन से देखें तो 63 सब में है और इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो रूट 94 और रूट 96 किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, तो दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन कई बार क्या है कि 3-4 ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो एग्जाम तक हमारे दिमाग में क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और हमारा आंसर है वो इनकरेक्ट करने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, यानी आंसर हमारा
100% सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स इन इंचेज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन डेटा इज। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जो हाइट्स दे रखी है वो इंच में दे रखी है और आंसर है वहां पे कहीं पे भी इंच वगैरह नहीं दे रखा। तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है यानी सहसंबंध गुणांक होता है वो यूनिट लेस होता है। तो अगर ये हाइट इंच की बजाय सेंटीमीटर में होती, मीटर में होती तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर यूनिट लेस ही रहता। दूसरी चीज ये टीचर्स की हाइट है, ये स्टूडेंट की हाइट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये स्टूडेंट की हाइट होती या ये टीचर की हाइट होती तो भी वही आंसर रहता, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो जो टू वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो एक्स के जगह वाई और वाई की जगह एक्स कर दें तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे ये वैल्यू है 66, 67, 68, 69, 70। एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं ये कहूँ कि अगर किसी की हाइट 66 है तो बाद में 67 होगी, बाद में 68 होगी, बाद में 69 होगी, बाद में 70 होगी। तो एक बार मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर y की बात करें तो हाइट वैसे कम होती नहीं है, लेकिन एक बार अपन समझने के लिए कह रहे हैं कि 68 से 66 हो गई हाइट, फिर 69 होगी, फिर 72 हो गई, 70 होगी। तो यहाँ पे हाइट डिक्रीज हुई, यहाँ इंक्रीज हो गई, यहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ डिक्रीज होगी। तो 2 बार हाइट इंक्रीज होगी, 2 बार हाइट डिक्रीज होगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा कि यहाँ पे हाइट 68 थी और यहाँ पे हाइट कितनी है 70, लेकिन कुल मिला के 2 इंच है वो हाइट बढ़ गई। तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, चाहे 2 बार डिक्रीज होके 2 बार इंक्रीज होके हुई हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट में क्या है प्लस में है हमारे पास। अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1/√2, सेकेंड है √2, थर्ड है -1/√2, फोर्थ है 0। तो अगर √2 की बात करें तो √2 है उसकी वैल्यू होती है लगभग 1.41 के करीब, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। और हमें पता है कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट है उसकी रेंज होती है -1 to 1। अगर -1 to 1 रेंज है तो इस रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0। तो 0 आंसर तभी आता है या तो हमारा जो वेरिएबल x और y है y बराबर x² से रिलेटेड हो और सिमेट्रिक हो, x के जितना इधर जाए x के उधर भी उतना ही जाए, मतलब जितनी वैल्यू x की पॉजिटिव है उतनी वैल्यू नेगेटिव हो। और दूसरा है कि x और y अनकोरिलेटेड हो। तो यहाँ पे इनमें रिलेशन दे रखा है तो अनकोरिलेटेड तो है नहीं, दूसरा y बराबर x² से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे। फर्स्ट ऑप्शन है 1/√2, थर्ड ऑप्शन है -1/√2। तो हमने देखा कि x की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू भी चाहे लास्ट अगर फाइनल रिजल्ट देखें तो कुछ ना कुछ बढ़ी है। तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव आने की ज्यादा संभावना है नेगेटिव की तुलना में। तो मैंने थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट कर दिया, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो हम अगर बिना सोल्व किए ट्राई करें तो इस प्रकार हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो करें या नहीं करें, तो मैं तो ये कहूंगा आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करके देखिए। सोल्व करके देखिए, उसमें पहली बार आप सोल्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन पहली बार में निकल के नहीं आते कि हमने क्या चीज नोट किया। पहली बार तो क्वेश्चन लेंथी मेथड से ही सोल्व होते हैं। लेंथी मेथड से बशर्ते कि आपके पास टाइम हो, अगर आपके पास टाइम हो और आपने उसको लेंथी मेथड से सोल्व किया तो जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और चीज नोट होगी, तीसरी बार उसको और सोल्व करोगे तो कुछ और मिलेगा। तो इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन मैंने पहले मेथड से सोल्व किया, बाद में कुछ मैंने नोटिस किया, तब अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे पास दोबारा जाएगा तो मैं इसके ऑप्शन के डायरेक्ट टिक मार्क कर सकता हूं। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पता चलता है कि हमने क्या गलती की। दूसरा हमारे फॉर्मूले हैं वो भी रिकॉल होते रहते हैं, तो कई बार फॉर्मूले पूछ लेते हैं तो वो भी हमें पता रहता है कि ये फॉर्मूला सही है गलत है। जैसे हमने पढ़ी थी चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, अगर मैं प्रत्येक डेटा में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो या कुछ ऐड कर दूं तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि ये वैल्यू काफी बड़ी है 66, 67। अगर छोटी वैल्यू होती जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन किए थे 1-2, उनमें एक वैल्यू थी 0, +1, -1, +2, -2, उनकी तुलना में ये वैल्यू काफी बड़ी है। तो अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो भी काफी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर लेंथी मेथड से करना है उसकी तुलना में तो आप न करो तो वो बेटर है।
लेकिन इसमें हम चेंज ऑफ ओरिजिन का उपयोग ले सकते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैं प्रत्येक वैल्यू में कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी आंसर वही रहेगा। 66, 67, 68, 69, 70 एपी में है, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये इसका एवरेज है। और अगर मैं इसको यानी चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए मैं 68 यूज ले लूं, यानी प्रत्येक डेटा में से अगर मैं 68 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे 67 से, चाहे 66, 67, 68 किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो, आंसर एज इट इज रहेगा। जो आंसर पहले है वही आंसर बाद में रहेगा। तो अगर एक्स की मैं नई वैल्यू लिखूं, थोड़ी सी चीज समझाने के लिए, इससे कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने 68 से सब्ट्रैक्ट किया तो -2, -1, 0, 1, 2। अगर y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू है 66, सबसे बड़ी वैल्यू है 72, और इन दोनों का अगर मैं एवरेज करता हूं तो मुझे मिलता है 69। ऐसे ही 68 और 70 का भी अगर एवरेज कितना मिलता है 69, तो इन सभी पांचों वैल्यू का एवरेज मिलेगा 69। तो इन सबसे मैं 69 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, -3, 0, +3, +1। तो आप कहोगे सर ये आपने तो नोटिस कर लिया, हमने तो नहीं किया। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मैंने जो नोटिस किया वो आप नोटिस करके एग्जाम में जाओ, ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, इजीली जल्दी से आपका आंसर प्राप्त हो जाए। और अगर आप घर से होमवर्क करके नहीं जाओगे, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो संभावना कम है कि उस क्वेश्चन को पहले तो आप अटेम्प्ट करें और फिर अटेम्प्ट कर दे तो वो सही हो जाए। तो वो काफ़ी कुछ लक पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर घर से होमवर्क अच्छा किया हुआ है तो 100% ये क्वेश्चन ना 5 सेकंड के अंदर आप कर दोगे। x हो गया, y हो गया। अगर हम देखें तो x y निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3, 0, 3, 2, x स्क्वायर सोल्व करें तो 4, 1, 0, 1, 4, y स्क्वायर सोल्व करें तो अगर 1, 9, 0, 9, 1, और n की वैल्यू कितनी डेटा गिवन है 5 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में 5। मैं सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूं, आप देखेंगे कि ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और आंसर कितना रहेगा 1/√2 रहेगा। तो r का हमारा जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n, अपॉन में रूट के अंदर है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n, और इनटू में है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। तो अगर आप पहले से कोई और फॉर्मूला काम में लेते हैं, यानी n इधर मल्टीप्लाई करके काम में लेते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, उस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं हमेशा ये फॉर्मूला काम में लेता हूँ, तो मैं इसी को यूज में लेता हूँ। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा एक्स वाई आपके सामने दिख रहा है 5 और 5 10, तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 0, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। नीचे अगर इसकी बात करें सिग्मा एक्स स्क्वायर 5 और 5 10, तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस सिग्मा एक्स 0 है, तो ये कंप्लीट 0, तो रूट के अंदर 10। और सिग्मा वाई स्क्वायर की बात करें तो सिग्मा वाई स्क्वायर 9 एक 10, 10 20 तो 20, और माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू भी 0 है, तो ये भी 0। तो हमें मिला 10/√10 इंटू √2 इंटू √10, √10 इंटू √10 10, √10 को अगर √10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, और वो इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 1/√2। तो अगर आप देख रहे हैं, तो अगर मेथड से भी कर रहे हैं तो ये 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, अगर पहले से ट्रैक किया हुआ तो। लेकिन अगर मेथड से किया हुआ है और नहीं हो रहा है, तो भी कई बार हमारे आंसर से कनेक्टिविटी है अच्छी बन जाती है, और आंसर से कनेक्टिविटी अच्छी बन जाती है तो एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम जल्दी से उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं।